नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। और आज हम हल करने वाले हैं हनुमानगढ़ जिले के अंदर आयोजित होने वाले हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 8th का सामाजिक विज्ञान का पेपर। देखिए, इसमें समय 2 घंटे 30 मिनट है और कुल अंक 50 नंबर का ये पेपर है और कुल 29 प्रश्न हमें दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिए गए हैं। इसमें से पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे। ए रॉबर्ट क्लाइव, ब है वारेन हेस्टिंग्स, स में है डलहौजी और द में वेलेजली। तो इसमें ब ऑप्शन है वो आएगा वारेन हेस्टिंग्स। वैसे अगर बात करें तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, लेकिन यहाँ पर क्लास 8th के हिसाब से बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहते हैं। मतलब उस समय मतलब उस भूमि के ऊपर 2-3 वर्ष तक है वो खेती नहीं होती, तो उनको खाली छोड़ा जाता है उस जमीन को, तो उसको परती कहते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ। तो इसमें बे ऑप्शन आएगा मेरठ के अंदर। मेरठ उत्तर प्रदेश में है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसमें स ऑप्शन आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन 5वां है, सिखों के लिए क्या पहनना धर्मानुसार महत्वपूर्ण है। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा पगड़ी। भारतीय संसद के कितने स्तर हैं। इसमें ब ऑप्शन आएगा 2। अधिकांश विद्यार्थियों ने 3 लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है विद्यार्थियों कि इसमें संसद के सदन पूछे हैं। संसद के सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन हमें क्वेश्चन ये पूछ ले कि संसद कितने अंगों से मिलकर बनती है, तब इसमें 3 ऑप्शन आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 7वां, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है। तो वो है दिल्ली के अंदर। इसमें द ऑप्शन आएगा। अगला 8वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का अर्थ ये होता है कि जिसको हम दोबारा से उपयोग में ले सके, दोबारा से उसका निर्माण कर सकें, तो वह है सौर ऊर्जा। इसमें ब ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं। तो इसमें ब ऑप्शन आएगा पृथ्वी। फिर अगला क्वेश्चन है, कृषि कार्य का प्रारंभ होता है बुवाई से, सिंचाई से, जुताई से, कटाई से। तो इसमें स ऑप्शन आएगा जुताई से। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने और कब की। तो वास्को डी गामा ने की और सन है 1498 में। आगे है, सतत पोषणीय विकास क्या है। तो सतत पोषणीय विकास मतलब संसाधनों का इस तरह से हमें संरक्षण और उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उसको बचाकर रख सके, मतलब भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उनका उपयोग है वो कर सके। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम लिखिए। अगर सर्वाधिक साक्षर जिला मतलब सबसे ज्यादा जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो कहाँ पे हैं, जो कोटा के अंदर हैं। कहाँ पे हैं, कोटा के अंदर। अगर न्यूनतम की बात करें तो जालोर इसमें आएगा, न्यूनतम जिला जालोर। कोटा के अंदर है 76.6% और जालोर के अंदर है 54.9%। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपरोक्त है, मतलब उपयुक्त है। ये नील की खेती करने के लिए कौन सी जलवायु है वो उपयुक्त रहती है। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु इसमें ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है लघुतरात्मक प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। हम जब संसाधन वाले अध्याय पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि मानव भी एक प्रकार से क्या है, संसाधन है। क्योंकि मानव ही एक ऐसा संसाधन है जो अन्य संसाधनों को उपयोगी होने के लिए, मतलब अन्य संसाधनों का उपयोग करने के लिए वो उनको उपयोगी बनाता है। जैसे अन्य जो संसाधन है उनको उपयोगी होने के लायक कौन बनाता है, मानव ही बनाता है। क्योंकि मानव के पास ही ज्ञान है, मानव के पास ही वह प्रौद्योगिकी है जिससे वह अन्य संसाधनों का प्रयोग करता है या उनको प्रयोग करने के लायक बनाता है। तो मानव संसाधन भी एक प्रकार से क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे है, उत्तराधिकार संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। यह राजस्थान अध्ययन से लिया गया 4-5 इसमें क्वेश्चन है। अधिकांश स्कूलों में यह होता है कि राजस्थान अध्ययन की बुक है वो पढ़ाते नहीं है, लेकिन हम अर्धवार्षिक परीक्षा में ये पेपर देखें तो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन है वो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक से आ रहे हैं। अब अगर हम उत्तराधिकार संघर्ष की बात करें तो इसमें जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष भी है,
जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष भी है और मेवाड़ का उत्तराधिकार संघर्ष भी है। लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है कि जयपुर का करना है या जोधपुर का करना है या मेवाड़ का करना है। इसमें सीधा ही दे रखा है कि उत्तराधिकार संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, विद्यार्थी जयपुर का भी कर सकते हैं, जोधपुर का भी कर सकते हैं और मेवाड़ का भी कर सकते हैं। जैसे अगर जोधपुर की बात करें तो राम सिंह और भगत सिंह के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष था, जिसका फायदा है वो मराठों ने उठाया था। और हम पढ़ते भी हैं राजस्थान इतिहास के अंदर कि जब जयपुर और जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ तो मराठों ने है वो राजस्थान के अंदर प्रवेश किया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, सिपाहियों ने कानून कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? 1857 की क्रांति से लिया गया ये क्वेश्चन है कि सिपाहियों ने कानून कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? क्योंकि उन कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी, इसलिए उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, इसलिए उनको ये ऐतराज था। अगला क्वेश्चन है, अगर निर्वाचित प्रतिनिधि की शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता तो क्या होगा? जिस प्रतिनिधि को हम चुनाव के अंदर निर्वाचित करते हैं, अगर उस पर प्रतिबंध नहीं होगा तो क्या होगा? हो सकता है वो अपनी शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग करे, हो सकता है वह तानाशाही बन जाए, इसलिए उनकी शक्ति के ऊपर नियंत्रण होना क्या है? आवश्यक है। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियाँ हैं? स्थानांतरित कृषि वो होती है जो किसी एक भूखंड के ऊपर या एक स्थान के ऊपर हम वहाँ पेड़ों एवं वनों को नष्ट करके उनको जला करके जब हम उन पेड़ों को जलाते हैं तो वहाँ की भूमि है वो उस राख से उपजाऊ बन जाती है और वहाँ पर 4-5 वर्ष तक है वो खेती करते हैं। फिर भूमि अनुपजाऊ होने के बाद में वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे स्थान पर जाते हैं और यही प्रक्रिया अपनाते हैं। ये जो कृषि होती है इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं और इसको ज़ूमिंग कृषि भी कहते हैं। अब इसकी हानियाँ क्या हैं? जैसे अगर किसी स्थान के ऊपर स्थानांतरित कृषि करते हैं तो वहाँ की वनस्पति क्या है? नष्ट हो जाएगी और भूमि भी क्या है? अनुपजाऊ हो जाएगी। तो ये इसकी कुछ हानियाँ हो सकती है। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की जनजातियों पर टिप्पणी लिखो। ये भी राजस्थान अध्ययन से लिया गया क्वेश्चन है। राजस्थान की जनजाति की अगर हम बात करें तो जैसे भील है, मीणा है, डामोर है, सांसी है, गरासिया, सहरिया, ये राजस्थान की मुख्य जनजातियां हैं। जैसे मीणा है वो सर्वाधिक जयपुर के अंदर निवास करते हैं और लगभग जो अधिकांश ये जो जनजाति हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ निवास करती है। तो यह राजस्थान की जनजातियों के ऊपर हमें संस्कृत टिप्पणी है वो लिखनी थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद थे? जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन स्थापित किया था, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने बंगाल से शुरू किया था, तो बंगाल के उस समय नवाब थे और अंग्रेजों के बीच इसमें क्या क्या मतलब क्या है विवाद थे। तो बंगाल के नवाब के विवाद क्या थे कि बंगाल के नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक छूट देने से इनकार कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही थी वो व्यापारिक छूट है वो बंगाल के नवाबों ने नहीं दी। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि व्यापारिक छूट देने के लिए उन्होंने नजरानों की मांग की, मतलब कोई ना कोई भेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो नवाबों को देगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो किलेबंदी करना चाहती थी उनको भी रोक दिया था नवाबों ने। फिर कंपनी के अगर विवादों की बात हम करें तो कंपनी को व्यापार करने में यहाँ पर परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनको अत्यधिक चुंगी या जिसको हम कर कह सकते हैं वो नवाबों को देना पड़ता था। तो ये कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच में कुछ विवाद थे। आगे है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, एक ही धर्म के भीतर एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण। मतलब एक ही धर्म के भीतर अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। जैसे हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो इसमें शिया और सुन्नी दृष्टिकोण है। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के अंदर भी दो दृष्टिकोण हैं, जैसे हीनयान और महायान। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो इसमें श्वेतांबर और पीतांबर। मतलब एक ही धर्म के अंदर उसी धर्म को लेकर के अलग अलग विचार होना, अलग अलग व्यक्तियों की दृष्टिकोण होना, ये इसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला निम्नात्मक प्रश्न है। 6 क्वेश्चन है, इनमें से कम 3 क्वेश्चन करने हैं। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बनाए। मतलब न्यायालय के अंदर क्या होता है कि कोई भी निर्णय, कोई विवाद होता है उस पर निर्णय देने में बहुत देरी न्यायालय वो कर देती है, न्यायालय वो कर देता है। तो इसमें हासिमपुर की जो कहानी है वो आपको लिखनी थी। इसका अगला क्वेश्चन है 25वां, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे थे? ये भी राजस्थान अध्ययन से लिया गया क्वेश्चन है
कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण क्या रहे थे। जैसे राजस्थान में 1857 की क्रांति की बात करें, इसके कारणों के ऊपर लेकर के चर्चा करें, तो कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, मतलब ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो राजस्थान के जो शासक थे, रियासती शासक थे, उनके निजी मामलों में, उनके आंतरिक शासन में वो हस्तक्षेप कर रही थी। दूसरे कारण की अगर हम बात करें, जैसे कुछ राज्यों के उत्तराधिकारी प्रश्न को लेकर के उसमें असंतोष था, तो उनमें भी वो हस्तक्षेप कर रहे थे। तीसरे अगर हम बात करें तो सामान्य जनता की भावना, मतलब जनता भी अंग्रेजों का विरोध है वो कर रही थी, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज भी जनता के सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहे थे। फिर सामंतों के भी राजस्थान के अंदर अंग्रेजों के आ जाने से दुर्दशा हो गई थी। तो सामंत जो थे, जो राजा के निजी होते थे, वो भी अंग्रेजों का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। फिर अगर हम और कारणों की बात करें तो आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत अधिक मात्रा में किसानों के ऊपर कर लगाए। अगर कारण की बात करें तो हम बहुत सारे कारण हैं वो लिख सकते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण ये हो गया। अगला है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। मतलब ऐसे क्या कारण रहे कि बंगाल में नील का जो उत्पादन है वो धीरे धीरे ठप होने लगा, या धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया। एक तो जैसे देखो कि बंगाल में जो किसान नील का उत्पादन कर रहे थे, तो किसानों को नील का जो लाभ है वो कम मिल रहा था, इसकी बजाय अंग्रेजों को लाभ है वो ज्यादा मिल रहा था। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा, नील उत्पादन है, जो नील उगाना अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया, कि मतलब उन्होंने कह दिया कि किसानों को इतने प्रतिशत भूभाग पर है वो नील उगानी ही जरूरी है, जिससे खाद्यान्न का उत्पादन है वो किसानों के लिए क्या हो गया, कम हो गया। खाद्यान्न का उत्पादन कम होने लगा और नील का उत्पादन आवश्यक हो गया, इसलिए धीरे धीरे नील का उत्पादन है वो भी धराशायी हो गया। और भी एक कारण लिख सकते हैं, जैसे कि जब नील की खेती करते थे, नील का उत्पादन करते थे, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्चा है वो आता था। इस प्रकार से, और नील की खेती उगाने के बाद में उस भूमि की उपजाऊपन की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती थी। इसलिए किसानों ने धीरे-धीरे इस नील की खेती को करना क्या कर दिया, बंद कर दिया गया, और ये नील का जो उत्पादन है वो एकदम धीरे-धीरे ठप होने लग गया। आगे, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब जो जिस किसी देश के अंदर लोकतंत्र है, वहाँ संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसमें अगर हम बात करें तो अगर किसी देश के अंदर राजतंत्र है, वहां भी संविधान की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र के बारे में पूछा है। तो एक तो शासन, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमें वहां संविधान की जरूरत पड़ती है कि किन नियमों के अनुसार उस देश का शासन है वो चलेगा, और सरकार और नागरिकों के बीच में क्या संबंध रहेंगे। इसलिए भी हमें संविधान की जरूरत पड़ती है कि सरकार और नागरिकों के बीच में क्या संबंध रहेंगे, कौन कौन से नागरिकों के अधिकार होंगे, सरकार है वो किस नियम के अनुसार कानून चलाएगी, सरकार है वो किन नियमों या कानूनों के अनुसार है वो शासन करेगी एक देश के ऊपर। तो इसलिए संविधान की जरूरत है वो एक लोकतांत्रिक देश में जरूर पड़ती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अंतर स्पष्ट करना है प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रिया। वैसे देखें तो अगर तीन प्रकार की क्रियाएं होती है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर कृषि को शामिल किया जाता है, जैसे द्वितीय क्रियाओं के अंदर उद्योगों को शामिल किया जाता है, और तृतीय क्रियाओं के अंदर सेवाओं को शामिल किया जाता है। यानी प्राथमिक क्रिया के अंदर उत्पादन से संबंधित, जैसे कृषि के अंदर हम उत्पादन करते हैं, फिर द्वितीय क्रिया में उनको उद्योगों के अंदर ले जाते हैं, और वहां पर जो वस्तुएं वो तैयार होती है द्वितीय क्रिया में, और तृतीय क्रियाओं के अंदर हम बाजार यानी सेवाओं को सम्मिलित करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर पूछा है हमें प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रिया। प्राथमिक क्रिया में जैसे एक परिवार के सदस्य हैं, उनके द्वारा ये क्रियाएं की जा सकती है, जैसे कृषि हो गया। और तृतीय क्रियाओं में क्या होता है, तृतीय क्रियाओं में एक से अधिक लोगों की जरूरत है वो हमें पड़ती है, जैसे बैंकिंग वगैरह हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो भी राजस्थान अध्ययन से पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए राजस्थान के प्रमुख खनिज आधारित लघु उद्योगों का उल्लेख कीजिए। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज मिलते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। आगे है कि इस कथन को स्पष्ट करते हुए राजस्थान के प्रमुख खनिज आधारित लघु उद्योग। खनिज आधारित वो उद्योग, जैसे वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, वो खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क उद्योग हो गया,
या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हो गए, यानी जिसमें हमें खनिजों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे सोने और चांदी के आभूषण बनाने के कुछ कार्य हो गए। इस प्रकार से ये खनिज आधारित छोटे उद्योग होते हैं, क्योंकि इसमें हमें कच्चे माल के रूप में खनिजों का उपयोग है वो करना पड़ता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि कृषि आधारित कृषि आधारित उद्योग है, तो उसमें हमें क्या आवश्यकता पड़ती है। जैसे कृषि आधारित उद्योग में कृषि से संबंधित कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, तो उसमें कपास की आवश्यकता है हमें पड़ेगी, और हमें यहाँ पर पूछा गया खनिज आधारित उद्योगों को। तो इस प्रकार से 29 क्वेश्चन ये आपके हो गए। अगर हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर भी इस पेपर से आ जाएं। ओके विद्यार्थियों, धन्यवाद।